पुलिस को सर मारा था क्या गोली मारने में? अगर पुलिस को सर मारा है तो ये चूड़ियां मेरे तरफ से पुलिस वाले को पहना दीजिएगा। बिहार का जितना पुलिस है ना उन लोग को ये चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं मारना चाहिए उसको 6 के 6 गोली आप लोग मारते हैं, लेकिन जिसमें सच में 6 के 6 गोली उतार देनी चाहिए उसके पैर पे एक गोली मारते हैं जिसने पुलिस पे गोलियां चलाई। पटना स्टेशन पर देह व्यापार होता है, बहुत पहले से हो रहा है। यकीन मानिए, आप शाम में 6 बजे स्टेशन के पास चले जाइए, शाम में 6 बजते ही वो देह व्यापार का धंधा वहां शुरू हो जाता है। वो सामने फ्लाईओवर के नीचे औरतें लड़कियां मिल जाएगी, और वो औरतें लड़कियां हैं कौन? जो छोटे कस्बों से पटना पहुंची है, या तो कमाने के उद्देश्य से या फिर पढ़ाई के उद्देश्य से। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए सरकार, नहीं तो आप बच जानिए कि छोटे छोटे बच्चे सूखे नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं कि भैया जब तक मेरा बेटा नहीं सोता है मैं जागता रहता हूं, क्योंकि अगर मैं सो गया बच्चा रात को दरवाजा खोलकर बाहर जाके नशा करेगा। अगर बच्चा सुबह 3 बजे सो रहा है तो उसके पिताजी सुबह 4 बजे सो रहे हैं कि मेरा बच्चा नशा से तो गिरफ्त में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। इसी शहर की बात कीजिए, बाहर जाइए, क्या वो बच्चे छोटे छोटे बोलते हुए निकलते हैं बीएस बीएस बीएस? तो मैंने भी 2-4 बार सुना, तो उसके बाद पूछा क्या है बीएस? तो ब्राउन शुगर। हमने तो ब्राउन शुगर तो बॉम्बे में मिलता है। बोला कौन कहा भैया? ब्राउन शुगर तो आपके शहर में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। एक समय था 90 का दशक कि आम लोग अपने घरों से लड़कियों को पटना नहीं भेजते थे, बच्चों को पटना नहीं भेजते थे कि अपहरण हो जाएगा। वो दौर था, उस डर से नहीं भेजते थे। आज फिर वही दर लौट आया है। आज फिर अभिभावक पटना ऐसे शहरों में बच्चों को भेजने से परहेज कर रहे हैं कि बच्चे कहीं सूखे नशे की गिरफ्त में नहीं चले जाएंगे, कहीं बच्चा देह व्यापार के चंगुल में ना फंस जाए। पूरे बिहार में आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो भी सच्चाई के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उसकी हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या, यानी कि सरेआम हत्या करके सबको कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में फेंक देना। और इसके पीछे का जो मुख्य आरोपी होते हैं, मुख्य साजिशकर्ता होते हैं, वो बेखौफ होकर बाहर घूमते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। पटना में चल रहे गैर कानूनी तरीके से सेक्स रैकेट का विरोध कर रहे थे एक समाज सेवी युवक बंटी यादव, जो जब से इस सेक्स रैकेट का विरोध जताए तो उसी दिन से उनकी निर्मम हत्या करके पटना जंक्शन के बाहर उसका शव को फेंक दिया जाता है। और इसके पीछे के जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य साजिशकर्ता है, मुख्य रसूखदार है, वो बेखौफ अभी बाहर घूम रहे हैं। और यहां पर पुलिस जो है केवल एक मोहरा को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया गया है। आजकल चल क्या रहा है? कहीं पर भी ना जांच ना पड़ताल, सिर्फ एनकाउंटर, वो भी हाफ। जो आरोपी है उसे हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर, मतलब एक यही चीज आजकल रह गया है कि एनकाउंटर से सारा मामला को सुलझाया जा सकता है। जो जनता है, जो पटना में पीड़ित परिवार के जो कलीग्स है, जो परिवार है, वो अनशन पर बैठी हुई है। उनका कहना है, वो सीधे तौर पर से आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य आरोपी है, वो बेखौफ बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का केवल एक मोहरा को पैर में गोली मारकर जो है उसे एनकाउंटर कर दिया गया है। वो भी हाफ। भरत तिवारी जो सच्चाई के खिलाफ जो आवाज उठाते थे, उनका फुल एनकाउंटर, यानी कि जो अपनी हक के लिए अपनी आवाज को उठाया करते थे उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो इसके पीछे का मुख्य आरोपी होते हैं वो बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी अनशन पर इनके पूरे परिवार बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। एक महिला का मैं आपको आरोप सुनाऊंगा, कितनी हास्य की चीजें हैं। मैं छोटा सा वो रील आपके सामने पेश कर रहा हूं। भरत तिवारी का फुल एनकाउंटर, और जो अपराधी है जिस पे हत्या से लेकर के कई आरोप लगे उसका हाफ एनकाउंटर। पुलिस को सर मारा था क्या गोली मारने में? अगर पुलिस को सर मारा है तो ये चूड़ियां मेरे तरफ से पुलिस वाले को पहना दीजिएगा। बिहार का जितना पुलिस है ना उन लोग को ये चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं मारना चाहिए उसको 6 के 6 गोली आप लोग मारते हैं, लेकिन जिसमें सच में 6 के 6 गोली उतार देनी चाहिए उसके पैर पे एक गोली मारते हैं। जिसने पुलिस पे गोलियां चलाई उसमें पुलिस ने अपने बचाव में एक गोली, और जिसने पुलिस पे एक गोली नहीं चलाई, हथियार नीचे रख के सरेंडर कर दिया, उसके अंदर 6 के 6 गोलियां। तो देखा आप लोगों ने, एक औरत इस तरह की बात हमारे पुलिस प्रशासन टीम को कह रही है कि आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सही बात है, जो आरोपी होते हैं आप उसे बचाते हैं, और जो किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता आशीष जी। इनसे बातें करेंगे और इन मामलों पर पूरी तरह से बेबाकी राय जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में आपका। जी, आपके इस तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप अपने स्तर से बताइए कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। देखिए, जो भी बातें उठ रही है पटना से, उसमें बिल्कुल तरह से सच्चाई है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। दबे जुबानों में या सरकार के नज़र के नीचे पटना के दोनों ही तरफ, मीठापुर की तरफ और गांधी मैदान की तरफ, दोनों ही तरफ जो स्टेशन के दोनों तरफ के देह व्यापार होता है। इससे सरकार या स्थानीय पुलिस मना नहीं कर सकती है। ये चीज़ें होती ही होती है। दूसरी चीज़, शराब, ड्रग्स, ये बिहार में परोसा जा रहा है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ऐसे में तो हमारे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। हम तो कहते हैं कानून व्यवस्था नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कानून की धज्जियां उड़ ही रही है, और इसमें जो है नाबालिग बच्चे, औरत, वो फंसते जा रहे हैं इन सब चीजों में। समाज पर यह एक बहुत बड़ा प्रहार है
ये जो गलत गतिविधि चल रही है और सरकार या स्थानीय पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल हो रही है। कानून की धज्जियां उड़े तो उड़े, लेकिन जब हमारे नौनिहाल नाबालिग बच्चे, औरतें, महिलाएं अगर इसकी गिरफ्त में आ रही हैं तो ये समाज के लिए एक बड़ा खतरनाक संदेश है। कानून की नज़र में हाफ एनकाउंटर यानी कि अपराधी को पैर में गोली मारना और उसे गिरफ्तार करना, पुलिस की ये थ्योरी कहाँ तक सही है? क्या हमारा संविधान पुलिस को यह अधिकार देता है या फिर अदालत की प्रक्रिया को बाईपास करने का एक जरिया है? नहीं, इनकाउंटर हो या हाफ इनकाउंटर हो, पहले आप समझिए कि हाफ इनकाउंटर क्या होता है। इनकाउंटर तो समझ गए, सब जानते हैं, इनकाउंटर में मार दिया, हत्या हो गई, मार देना, मुठभेड़ में गोली चली, मर गया। हाफ इनकाउंटर समझिए, हाफ इनकाउंटर वैसे कुख्यात अपराधियों का किया जाता है, उसे जो समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, गलत गतिविधि में लगातार शामिल रहे हैं, तो उनके पैर में, घुटने में उस जगह पे गोली मार दो कि वो जीवन पर्यंत के लिए, आजीवन के लिए पंगु हो जाए, लाचार हो जाए, उसका जो हौसला है वो टूट जाए, पस्त हो जाए। इसे कहते हैं हाफ इनकाउंटर, कि शरीर के वैसे अंग में गोली मार दो कि वो जीवन भर फिर ठीक से चल ना सके, दौड़ ना सके, जिससे उस अपराधी का जो हौसला, मनोबल, वो गिराना, इसे कहते हैं हाफ इनकाउंटर। लेकिन संविधान में इसके लिए, कानून में इसके लिए कहीं जगह नहीं है। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि अपराधी को सरेंडर करने से पहले आप वार्निंग दीजिए और पैरों में गोली मारिए, तो वही पैर में ऐसी जगह पे गोली मार दो पुलिस के द्वारा कि वो उस अपराधी का मनोबल इतना टूट जाए कि वो फिर आगे किसी तरह का अपराध में शामिल होने की हिम्मत ना जुटा पाए। हमारी पुलिस प्रशासन क्या इतनी नाकामयाब हो चुकी है कि स्पीड ट्रायल के जरिए जो फांसी होती थी, यानी कि कल्चर आ चुका है एनकाउंटर का, अब से देखा जा रहा है कल्चर आ चुका है एनकाउंटर का, उसके बाद से कोई भी आरोपी पकड़ाने की यानी कि पूछताछ की सिस्टम ही हम लोग नहीं देख रहे हैं। जहां पर भी देख रहे हैं डायरेक्ट एनकाउंटर। ये एनकाउंटर शब्द से तो अब लगता है क्या कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बन चुका है। अब ये हमें नहीं लगता है कि एनकाउंटर शब्द जो है इतनी जल्दी हम लोग को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एनकाउंटर हमको लगता है कि बिहार में खास तौर पर शुरुआत तो हो ही चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है एनकाउंटर का, अब ये लगता है ये नहीं छूटेगी। अब सिस्टम लगता है पूछताछ की खत्म हो चुकी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए कुछ मामलों में पुलिस के सामने कुछ मजबूरियां भी रहती है कि जैसे आप अभी जो बात कर रहे हैं, पटना में बंटी यादव जो हत्या में शामिल था, रवीश और पसिया, उसके विरुद्ध पटना के कई थानों में लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास, इस तरह के कई गंभीर मामलों में, धाराओं में केसेस दर्ज हैं। उस पर भी वो अपराधी काबू में नहीं आ रहा था। पुलिस से भी अनुसंधान में कुछ गलती होती है, क्योंकि पुलिस को कानून की जानकारी बेहद कम होती है। मैंने बार बार ये चीज़ कहा है, बिहार सरकार को भी कहा है कि जो भी अनुसंधान करता है उसको कानून की जानकारी बहुत कम होती है, जिस कारण वो ट्रायल में अपराधी छूट जाते हैं या उनका बेल हो जाता है और वो फिर बाहर निकल के अपराध करते हैं। तो पहले तो पुलिस को एक कानून की विस्तृत जानकारी समय समय पर एक रूटीन वर्क में पुलिस प्रशासन को देना होगा। और रवीश और पसिया वो इतना शातिर अपराधी, जो मतलब अब कहा जाता है, संयोग ऐसा कहिए कि जिस दिन उसकी बंटी यादव को अपहरण हुआ स्टेशन के पास से, उसके 2 दिन पहले से मैं पटना में ही था, कुछ अपने निजी काम से 3-4 दिन से पटना में ही था। मैं भी उस जगह से गुजरा और वहां से सरेआम स्टेशन के पास से, और जिस रास्ता से ले गया है उस रास्ते में तमाम होटल, ढाबा, चाय की दुकानें और ऐसी गलियां और ऐसे दुकान जो 24 घंटे गुलजार रहती है। और आज वहां पर जाकर पूछिए तो सब कहेंगे मैं नहीं था, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, जबकि वो समाज से भी ये क्यों? हाँ, जबकि समाज से भी। और एक चीज बहुत शर्मिंदगी बात है, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वो शराब माफिया था, शराब में लिप्त था। तो एसपी महाराज, आप साथ साथ ये भी बता देते कि पटना के कितने थानों में कितने केस दर्ज हैं बंटी यादव के खिलाफ। आपने आरोप तो लगा दिया कि वो शराब माफिया था, तो साथ में ये भी लिस्ट जारी कर दीजिए कि बंटी यादव पर पटना के कितने थानों में कितने एफआईआर दर्ज है। अब तो कानून की नज़र में तो ये हो गया ना सर कि जो सच्चाई के खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, अब तो कोई भी समाज सेवी या कोई भी युवा अगर उसके गांव में या उसके परिजनों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या वो अपनी आवाज़ों को लेकर के सिस्टम पे भरोसा जता सकते हैं? देखिए, अभी आप एक चीज़ बोलिए, अभी पटना में बंटी यादव का अपहरण हुआ, 6 तारीख की रात को हुआ, और 5 दिन के बाद लगभग 60 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के पास उसका शव मिला। आप पटना स्टेशन के पास से अपहरण हो रहा है, किसी ने नहीं देखा। जिस भी दुकानदार के पास जाइए, बोला मैं नहीं था, मैं नहीं था। तो आप ये समझिए सिर्फ महाभारत काल में धृतराष्ट्र नहीं हुआ करते थे, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। और ये है कि वो समाज में किसी भी तरह का अपना
एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, किसी बात पर अपनी बात को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कल के डेट में प्रशासन के द्वारा या कोई आपराधिक तत्व के द्वारा जब हमें सताया जाएगा तो फिर हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आज के लोग किसी भी मुद्दे पर, समाज से जुड़े किसी मुद्दे पर बात रखने से परहेज करते हैं। और वो आज के डेट में, महाभारत काल में सिर्फ एक धृतराष्ट्र था तो वहां पर कौरव वंश का नाश हो गया। आज यहां पर समाज में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, तो सोचिए हमारे समाज का क्या होने जा रहा है। बंटी यादव के परिवार इस वक्त हाफ एनकाउंटर के बाद अनशन पर बैठी हुई है, उनके पूरे परिवार। तो कानूनन क्या उनके पास इसके अलावा का, यानी कि हाफ एनकाउंटर के बाद, और परिवार का कहना है कि पुलिस ने केवल एक मोहरा पकड़कर पल्ला झाड़ा है, जबकि इसके पीछे का जो मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जब तक कि वो ना पकड़ा जाए तब तक मैं आंसर नहीं तोड़ूंगी। तो क्या लगता है कि इसके बाद भी उनके पास कोई कानून का रास्ता दिखाई दे रहा है उनके पास? नहीं, बिल्कुल बंटी यादव के परिवार वालों के पास कानूनन बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि मैं उस दिन अपने कुछ निजी काम से पटना में ही था। बंटी यादव का जब सब मिला, वो सब सड़क पर रख के परिजन सड़क जाम किए। पुलिस आई, स्थानीय कुछ नेता लोग आए, पुलिस ने कहा आप जाम तोड़िए, जाम हटाइए और हम इस पर सही तरीके से अनुसंधान करेंगे और परिवार को पूरा मदद पहुंचाएंगे। तो कह रहे हैं कि एसपी ने आरोप लगाया कि शराब में लिप्त थे। हाँ, लेकिन सुनिए तो, पूरी बात तो सुनिए। तो परिजन ने पुलिस की बात मानकर जाम हटा दिया, लेकिन जब परिजन दूसरे दिन थाने पहुंचे अनुसंधान के क्रम में कि क्या हो रहा है, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस ने उनको किसी भी तरह का तजुर्बा देने से मना कर दिया। ये है पुलिसिया चेहरा, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत करीब से देखा है। उस वक्त मैं पटना में था। पुलिस के बात पर मानकर परिजन ने, बंटी यादव के परिजन ने पूरा जाम तोड़वा दिया, सब कुछ कर दिया कि ठीक है आप गिरफ्तारी कीजिए, अनुसंधान कीजिए। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन बंटी यादव के परिजन थाना पहुंचे तो पुलिस अपने रवैया पर उतर आई। किसी तरह का अनुसंधान के विषय में जानकारी देना या किसी भी तरह का उसको मदद करना परिवार वाले को, इससे पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से मुकर गई, जिसका आज ये नतीजा है कि परिजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। तो इस प्रक्रिया के लिए अगर वो चाहेंगे उनके परिवार की, मैं कुछ स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा मैं इसे जांच को कंटिन्यू कराना चाहूँगा, तो इसके लिए कोर्ट में क्या याचिका दायर करना पड़ेगा और कानूनी क्या प्रक्रिया है? नहीं, न्यायालय भी संज्ञान ले सकती है, लेकिन अभी कम से कम बिहार सरकार की जितनी किरकिरी हो रही है, और ये चीज़ बिल्कुल जगत जाहिर है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, पटना स्टेशन पर देह व्यापार होता है, बहुत पहले से हो रहा है। यकीन मानिए, आप शाम में 6 बजे स्टेशन के पास चले जाइए, शाम में 6 बजते ही वो देह व्यापार का धंधा वहाँ शुरू हो जाता है। वो सामने फ्लाईओवर, उसके नीचे औरतें लड़कियाँ मिल जाएगी। और वो औरतें लड़कियाँ हैं कौन? जो छोटे कस्बों से पटना पहुँची है, या तो कमाने के उद्देश्य से या फिर पढ़ाई के उद्देश्य से। ये जो बच्चियाँ हमारे उस घिनौने हरकत में लिप्त होती जा रही हैं, और शराबबंदी के बाद सूखा नशा के गिरफ्त में जो पड़ता जा रहा है, इस पूरे प्रकरण को, पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए सरकार को इस वक्त एकदम SIT की गठन करके और उससे पूरा जांच करवाना चाहिए। और बिहार सरकार से मेरा एकदम आग्रहपूर्वक निवेदन है कि बंटी यादव, इसी प्रकरण को, इसी समय आपके पास समय है कि आप पूरे बिहार से देह व्यापार, शराब, ड्रग्स को जो कड़ी बन गई है, जो चेन बन गया है, इसको आप तोड़ सकते हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए सरकार, नहीं तो आप जानिए कि अब छोटे छोटे बच्चे सूखे नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति है, बहुत सारे परिवार के लोगों का खुले सब जगह उनके बयान है कि भैया जब तक मेरा बेटा नहीं सोता है मैं जागता रहता हूं, क्योंकि अगर मैं सो गया, बच्चा रात को दरवाजा खोलकर बाहर जाके नशा करेगा। अगर बच्चा सुबह 3 बजे सो रहा है तो उसके पिताजी सुबह 4 बजे सो रहे हैं कि मेरा बच्चा नशा से तो गिरफ्त में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। तो इस वक्त सरकार को SIT का गठन कर देह व्यापार, क्योंकि आप देखिए ना, पटना में तमाम मसाज पार्लरों में इस तरह का चीजें की गतिविधि हो रही है। क्या कानून हमें ये मसाज पार्लर या जैसे देह व्यापार, ये सब की आज्ञा देती है, या फिर ये कहीं ना कहीं कानूनन गलत है, गैर कानूनी? नहीं, बिल्कुल कानूनन भी गलत है और सामाजिक स्तर पर भी गलत है। मसाज पार्लर भी नहीं, मसाज पार्लर ठीक है, लेकिन मसाज पार्लर के लाइसेंस हो और पुलिस उसकी लगातार गतिविधि पर निगरानी रखे, ये रखना पुलिस का काम है। और उस चीज को आप छोड़कर, और सूखा नशा, शराब, इतना सख्त कानून है, सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास है। सम्राट सरकार कहती है मैं हर चीज में सक्षम हूं, फिर भी आप एक शराब पे बंदिश लगाने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्यों? या तो आप पे वो काबिलियत, ये तो आपकी सरकार की काबिलियत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आज
वो क्या बोलते हैं, अभी आप मार्केट यही इसी शहर की बात कीजिए, बाहर जाइए, क्या वो बच्चे छोटे छोटे बोलते हुए निकलते हैं बीएस बीएस बीएस। तो मैंने भी 2-4 बार सुना, तो उसके बाद पूछा क्या है बीएस, तो ब्राउन शुगर। हमने तो ब्राउन शुगर तो बम्बई में मिलता है। बोला कौन कहा भैया, ब्राउन शुगर तो आपके शहर में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। तो इस चीज़ को सरकार की, अगर सरकार की काबिलियत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और सरकार को आगे आकर पूरी आत्मविश्वास और मजबूती के साथ ये जो चेन बन चुका है देह व्यापार का, और देह व्यापार में अच्छे घर की लड़कियां जा रही है, अच्छे घरों की लड़कियां इसमें संकलित है, लेकिन इनको इस चेन को तोड़ने की अभी बहुत बड़ी जरूरत है सरकार को। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगती हैं जो कि सेक्स रैकेट अगर गैर कानूनी ढंग से चले, इसमें कौन कौन सी कानून की धाराएं लगती हैं? कानून की धाराएं तो बहुत तरह की है, वो तो उस जहां पर छापामारी होगी वहां पर किस तरह के क्षेत्र है, मतलब कोई निजी क्षेत्र में चलवा रहा है, मसाज पार्लर में चला रहा है, उस हिसाब से वो तो मतलब रेड मारने के बाद तय होगा कि किस कौन कौन से धाराओं में केस दर्ज होगी, वो तो अभी कहना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चीज से परेशानी आम जनता को है। अब बात करेंगे स्पीड ट्रायल बनाम अभी का जो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर कल्चर है, ये ट्रेंड बन चुका है कल्चर एनकाउंटर। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पर भी कोई भी तरह की घटना आती है, डायरेक्ट जनता के बीच जो एनकाउंटर की मांग उठने लगता है। क्या अपराध होते ही तुरंत एनकाउंटर की जो मांगे उठती है, आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामलों में स्पीड ट्रायल के जरिए फांसी की सजा दिलवाना ज़्यादा सही है? या फिर पुलिस जो कर रही है ऑन द स्पॉट जो वो कर रहे हैं कि हमने इनकाउंटर कर दिया और सही जो भी है न्याय का फैसला हो गया, क्या ये कहाँ तक ये सही है? नहीं, इसको अगर पुलिस वैसे टर्म एंड कंडीशन में अगर बंध जाती है और तब इनकाउंटर होता है या पुलिस पे हमला हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसको अफगानिस्तान तालिबान मत बनाइए। जो स्पीड ट्रायल की व्यवस्था यहाँ है उसी को चलने दीजिए, जिससे लोगों का विश्वास, क्योंकि पब्लिक है, जनता है, वो भावुक होकर तुरंत निर्णय ले लेती है, लेकिन उस निर्णय को सही कहा दिया जाए। जैसे कभी भीड़ जुटती है तो किसी को भी पीट डालती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन वो इस समाज में एक व्यवस्था जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम जी रहे हैं उस व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। कानून में सारी प्रावधान है, और आप बहुत सारे मामलों में देखे होंगे कि न्यायालय में स्पीड ट्रायल के द्वारा दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलती है, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। 1-2 केस में तो 12-15 दिन में अभियुक्त को फांसी की सजा हो गई, वैसे 15 दिन में। बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि 2 महीने 3 महीने में भी स्पीड ट्रायल चलाकर उसमें सजा हो जाती है। तो न्यायालय पर विश्वास बनाकर रखें। हाँ, अगर पुलिस के सामने वैसी पुलिस पर कोई हमला करता है और वैसे लोग जिनसे समाज को उस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और जान का खतरा है, तो ऐसे मामले में इनकाउंटर किया भी जा सकता है। लेकिन इनकाउंटर करने से पुलिस अपने आप को परहेज करे और न्यायालय के माध्यम से सजा दिलाया जाता है, तो ये एक लंबे समय के लिए अपराधी के मन में डर बैठ जाएगा कि हम कितने भी बाहुबली क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसा बाहुबली भी आज सारा उसका विध्वंस हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। बच्चे पत्नियां कहाँ हैं वो भी लापता है, सारा रियासत खत्म हो चुका। तो ये न्यायालय का ही डर है। तो इन दोनों चीजों में न्यायालय का रास्ता अपना अख्तियार करे, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित और समाज को एक बड़ा संदेश देने का माध्यम भी है। बंटी यादव के एक समाज से भी एक युवक थे, अब इनका मामला क्या लगता है कि भरत तिवारी की जैसे जिस तरह से पुराना होते जा रहा है और ये मामला में फिर कुछ नई बाधाएं आएंगी, क्या लगता है कि इंसाफ मिलने की चांसेस हैं? नहीं, चूंकि अब मामला इतना बड़ा हो चुका है, इतना तूल पकड़ चुका है कि बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इसमें अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है, कोई लीटापोती नहीं होगी। इंसाफ मिलना है, न्यायालय के माध्यम से ही मिलना है। 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक घायल होकर पीएमसीएच में इलाजरत है और बाकी अभियुक्तों की छापेमारी पटना पुलिस कर रही है। तो इस पर किसी तरह की लीपापोती नहीं होगी, कोई पैरवी पैगाम काम नहीं आएगा, कोई पहुंच काम नहीं आएगा। न्यायालय में जाएंगे, मामला न्यायालय में होगा, सजा होगी। अभियुक्त अगर फरार होंगे तो उनकी कुर्की जब्ती होगी। बंटी यादव के परिवारजनों को बिल्कुल न्याय मिलेगा। हाँ, इस वक्त है कि सरकार बंटी यादव के परिवार को अपने माध्यम से थोड़ा सा सुरक्षा मुहैया करा दे, तो परिवारजन भी थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, इसकी जरूरत है। मैं फिर सरकार से कहूँगा, अंतिम में मेरा सरकार से निवेदन है, इस समाज को बचाने की जरूरत में जो बिहार में पटना जैसे शहर में देह व्यापार में लड़कियां फंस रही हैं या शराब और सूखे नशे में हमारे युवा फंस रहे हैं। एक समय था 90 का दशक कि
आम लोग अपने घरों से लड़कियों को पटना नहीं भेजते थे, बच्चों को पटना नहीं भेजते थे कि अपहरण हो जाएगा, वो दौर था, उस डर से नहीं भेजते थे। आज फिर वही दर लौट आया है। आज फिर अभिभावक पटना से शहरों में बच्चों को भेजने से परहेज कर रहे हैं कि बच्चे कहीं सूखे नशे की गिरफ्त में नहीं चले जाएंगे, कहीं बच्चा देह व्यापार के चंगुल में ना फंस जाए। ये डर अभिभावकों के मन में बैठ गया है। इससे सरकार की ये कर्तव्य है, उनकी मजबूरी है, या उसका कहिए कार्य होना ही चाहिए कि इस डर से देह व्यापार, शराब, ड्रग्स, इससे जनता को मुक्ति दिलाए और एक स्वच्छ वातावरण पटना ऐसे शहर में हम लोगों के लिए व्यवस्थित करें। अच्छा, उन युवाओं को क्या कहेंगे जिनका मनोबल टूट जाता है सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? क्या है कि जिस तरह से हत्या हो जाती है बंटी यादव जैसे समाज सेवी युवक? नहीं, वो तो एक दो प्रकरण हो सकता है, लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा कि लोगों को समाज के लिए जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए। और अगर मैं सबसे पहले अपने शहर की बात करूं तो आज बहुत सारे यूट्यूबर हों या ब्लॉग जो करते हैं वो हमें तरह तरह के जगह दिखा रहे हैं या खाने पीने का स्टॉल दिखा रहे हैं। यकीन मानिए ये शहर बहुत छोटा है, सारी जगह हमने देख रखी है, सारे खाने के स्टॉल देख रखे हैं। अगर आप अपने यूट्यूब या अपने ब्लॉग के माध्यम से इस शहर की समस्या को दिखाइएगा तो वो इस समाज के लिए ज़्यादा कारगर होगा। आप खाने का स्टॉल ना दिखाएं, आप इस शहर के कुछ जगह ना दिखाइए। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटे जगह में फैला हुआ शहर है।